नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु टेक स्पेशल। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो आज इस खास शो में हम बात करेंगे कि 2016 से क्या है एक आम आदमी की उम्मीदें, क्या इनकम टैक्स में छूट मिलेगी और टैक्स पेयर्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उसके लिए सरकार को इस बजट में क्या कुछ खास प्रावधान लाने चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और सुधीर चंद्रा फॉर्मर चेयरपर्सन सीबीडीटी में हमारे साथ मौजूद हैं और सीमंत शुक्ला हेड सेल्स एडवाइस एएमसी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। और हमारे साथ एक और खास मेहमान राकेश नांगिया मैनेजिंग पार्टनर नांगिया एंड कंपनी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। तो टैक्स नियमों में बदलाव क्या जरूरी है, गवर्नमेंट को क्या कुछ इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करना चाहिए आम आदमी के लिए, इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले सुधीर चंद्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूँ, इनकम टैक्स स्लैब की सबसे पहले जहां बात आती है तो सीधा कंसर्न रखता है एक आम आदमी से जो टैक्स पे करता है। तो इस बार के बजट में आप क्या इसमें कोई बदलाव देखना चाहते हैं? आपको लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि सरकार को करना चाहिए? एक तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ने की पूरी उम्मीद है और गवर्नमेंट का ऐसा विचार है कि इसको बढ़ाना चाहिए जी। और एक स्मॉल सेविंग्स को लेके जो इनकम में प्राविधान है सेक्शन 80C जी, उसकी भी लिमिट बढ़ने का पूरा चांस है। और इन दोनों लिमिट्स को इन्फ्लेशन के साथ टैग होना चाहिए, यानी ऑटोमेटिकली जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़े इनको भी अपने आप रिवाइज करती जाए सरकार। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अहम है कि जो प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको सॉल्व किया जाए। जैसे कि रिफंड का इशू है कि अगर मेरे को रिफंड मिलना है और मैंने अभी टैक्स रिटर्न भरना है तो उस टैक्स रिटर्न में जो मेरी डिमांड है उसके अगेंस्ट मैं अपने रिफंड को एडजस्ट करूं, खुद ही मैं एडजस्ट करूं। अपना सिस्टम जो है, कंप्यूटर का सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि ये पॉसिबल है, ताकि रिफंड के लिए मेरे को गुहार नहीं लगानी पड़े और मेरे को एक कॉन्फिडेंस आए गवर्नमेंट में, सिस्टम में, कि हाँ भाई मेरा पैसा मुझे मिल गया, मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। उसके अलावा एक और बड़ा अहम पॉइंट है कि हर अकाउंट इस समय, जैसे डीमैट अकाउंट है वो बैंक से अटैच्ड है, पैन से अटैच्ड है, तो इस समय एसटीटी की जरूरत नहीं है। एसटीटी को कलेक्ट करने में जितना खर्चा हो रहा है सरकार का और जितना एक तरह से प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोई ये बहुत ही हैप्पी वो नहीं है। ये सिर्फ इसलिए लगाया गया था कि सिक्योरिटीज़ का सेल और परचेज सरकार ट्रैक कर सके, क्योंकि अब पैन से लिंक्ड हो गया है तो ये ट्रैक हो रहा है, उसके बगैर भी ट्रैक हो रहा है। उसके अलावा कितने बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको लॉस हो रहा है लेकिन फिर भी उनका TDS कट रहा है। तो एक ऐसा प्रोविज़न हो सेंट्रल में, यानी CPC जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम है, कि वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल अपनी दी और वहीं से मेरे को एक डिडक्शन ऑफ टैक्स का या लेस डिडक्शन ऑफ टैक्स का मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि एक मेरा ट्रस्ट कॉन्फिडेंस बढ़े सरकार में, सिस्टम में। और इसी तरह जो ओवरसीज़ की जो एंटिटीज़ यहाँ पे हैं उनका टैक्स कटता है, इसलिए सिर्फ कटता है क्योंकि उनके पास पैन नहीं है। एक TT है उन कंट्रीज़ के साथ, हमारी डायरेक्ट DTAA है, उसके प्रोविज़न के मुताबिक अगर उनको टैक्स नहीं देना तो ऐसा प्रोविज़न हमको चाहिए कि उनका TDS ही नहीं हो, ताकि उनको बाद में रिफंड के लिए गुहार नहीं लगानी पड़े। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बातें हैं जो अगर हो जाएंगी तो टैक्स पेयर का सरकार में बहुत विश्वास बढ़ेगा और मेरे को यकीन है कि टैक्स कलेक्शन भी बहुत बढ़ेगा। जी, तो इससे टैक्स कलेक्शन भी जरूर बढ़ेगा और आम आदमी का, जैसा कि सुधीर जी ने यहाँ जिक्र किया, विश्वास सरकार पर जरूर बढ़ेगा अगर ऐसे बदलाव आते हैं। राकेश नांगिया जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर चूंकि सुधीर जी ने इन्फ्लेशन की भी बात की थी, तो आपको लगता है कि फ्यू ऑफ द डिडक्शन शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, ऐसा होना चाहिए? आई थिंक इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ हार्डकोर फैक्ट्स दूंगा एंड इट इज सो स्टनिंग कि एंड शॉकिंग कि दे हैव बिकम सो मच आउटडेटेड। और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस दी हुई हैं फ्रॉम लास्ट 20 ईयर, और हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स उस समय 3.3x हो चुका है लास्ट 15-17 ईयर्स में, और हमारी वही डिडक्शन चलती आ रही हैं। मैं आपको बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पास एक चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, इसकी हमें मिलती है 100 रुपीज़ पर मंथ, और ये 97-98 से चलती आ रही है। और आज तक आफ्टर 18 ईयर्स हमारे पास 100 रुपीज़ पर मंथ चल रही है। अगर मैं इसको इन्फ्लेशन इंडेक्स भी लेता हूँ तो मेरी 3.5 टाइम्स 350 रुपये होनी चाहिए। दिस इज मिनिमम कह रहा हूँ। सेकेंड आपको मैं बताता हूँ, जैसे मेडिकल रिम्बर्समेंट है 15,000 रुपये पर एनम हमारी चलती है, ये 98-99 से चल रही है। अगर मैं इसको इन्फ्लेशन इंडेक्स से भी एडजस्ट करता हूँ तो ये इस समय ये मेरी 43,000 रुपीज़ होनी चाहिए। सी माई ट्रिपल हो जाती है।
ये गवर्नमेंट ने लास्ट 15, 18, 20 ईयर से कुछ नहीं किया। एक से मिलती जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको अपने घर का किराया देता है, आप विश्वास नहीं करेंगे विद टुडे टाइम जबकि रेंटल्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, उसको 2000 रुपये पर मंथ की रेंटल की केवल एग्जेम्पशन मिल रही है। और ये कब से मिल रही है? 96, 97 की। अगर मैं वो भी लेता हूँ तब भी वो 7000 होनी चाहिए। तो ये जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट शुड एक्चुअली, मेरे हिसाब से जो मेरी एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट को कंसिडर करना, ये सबको इन्फ्लेशन लिंक से कर देना चाहिए। हर एक आदमी को जो कंप्लेंट होती है महंगाई बढ़ गई है, गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन नहीं बढ़ाई, डिडक्शन नहीं बढ़ाई, एक बार अगर आप इससे लिंक कर देंगे तो किसी को ये कंप्लेंट नहीं रहेगी कि मेरी इन्फ्लेशन हो चुका है, मेरे पास कैश फ्लो उधर जा रहा है और मेरी यहाँ पर डिडक्शन जो 15, 20 साल से हो चुकी हैं वो वहीं की वहीं है। ऐसे ही हमारे पास 5-7 डिडक्शंस हैं। आई थिंक गवर्नमेंट मस्ट होलिस्टिकली लुक इनटू दिस, ईदर इनको ड्रास्टिकली चेंज करें, बढ़ाए टू द नीड ऑफ द पीपल, जिसको राहत मिले, या इनको इन्फ्लेशन लिंक कर देनी चाहिए एट अ वेरी रीजनेबल लेवल। तो मेरे हिसाब से इंक्लूडिंग एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, सुधीर जी ने कहा है, इवन द बेसिक एग्जाम्पशन हम हर एक साल एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट ने 2 लाख की, 2.5 लाख की, 3 लाख करनी चाहिए। आप एक बार लिंक कर दो इन्फ्लेशन से, कोई भी आज से इसको कंप्लेन करना भूल जाएगा, एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाएगी। ऑलवेज ही बी सेटिस्फाइड मैन, मेरा इन्फ्लेशन इंडेक्स इतना बढ़ चुका है, ऑटो मोड में मेरी बेसिक राउंड ऑफ करते हुए एग्जाम्पशन डिडक्शन हमें ईयरली इतनी हमारी होनी चाहिए। सो मेरे हिसाब से ड्रास्टिक चेंज मेरी एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट को। अगर एक बोल्ड बजट गवर्नमेंट ने लाना है, हटकर लाना है और रियली चैलेंजिंग सोचते हुए लाना है, डायनेमिक थिंकिंग प्रोसेस से लाना है, आई थिंक दे शुड बी लिंक्ड टू दैट प्रोसेस। तो चलिए, जैसा कि आपने जिक्र किया है, काफी सालों से किसी भी तरीके की ये जो डिडक्शंस हैं वो नहीं बढ़ाई गई हैं, तो सरकार को इस बजट में इस पर जरूर कुछ ना कुछ प्रोविजन, यानी कि इन डिडक्शंस का जो दायरा है वो बढ़ा देना चाहिए। एक और खास मेहमान हमारे साथ सीमांत शुक्ला, हेड सेल्स एडवाइस AMC भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीमांत जी, आपसे जानना चाहूंगी, बजट 2016 से आपको कितनी उम्मीदें हैं? टैक्स स्लैब का दायरा क्या बढ़ना चाहिए इस बार, इसको कैसे देख रहे हैं? जहाँ तक मुझे लगता है 2-3 एस्पेक्ट है। एक इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी का देश का, क्योंकि टैक्स टू GDP रेशो अभी कुछ 17% है, जिसमें से करीबन 6% के आसपास डायरेक्ट टैक्सेस का है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो ज़्यादातर इनडायरेक्ट रूप में लगते हैं, लार्जर पॉपुलेशन है उसका करीबन 11% के आसपास है। मुझे लगता है कुछ जगह पे कुछ एनोमलीज हैं जिनको देखा जा सकता है, अगर आप डेटा देखें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह का, कि 2001 या 2 में कुछ 2600 करोड़ का सर्विस टैक्स होता था, जो कि लास्ट ईयर कुछ 2,15,000 करोड़ हो गया है। जबकि 2001 में डायरेक्ट टैक्स, जो कि प्राइमरली इनकम टैक्स, वो करीबन 35,000 था, करीबन 7% सर्विस टैक्स होता था, जो कि आज की डेट में अब इनकम टैक्स हो गया करीबन 2.25 लाख करोड़, 278। तो अगर आप देखें तो सर्विस टैक्स जो उस समय करीबन 7 से 8% था, आज इनकम टैक्स का, डायरेक्ट इनकम टैक्स प्राइमरली का ऑलमोस्ट 70% हो गया है। और सर्विस टैक्स इट्स अ डबल टैक्स ऑन, जो बंदा इनकम टैक्स दे रहा है उस सर्विस टैक्स भी दे रहा है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और पैन कार्ड सेंटर बेस डेटाबेस हो गए, तो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का सॉल्यूशन निकलना चाहिए, जहाँ पे जैसा कई कंट्रीज़ में होता है कि अगर आप टूरिस्ट हैं, बाय करते हैं और आप वापस एयरपोर्ट आते हैं तो वैट रिफंड होता है। इस ढंग से सर्विस टैक्स का शायद रिफंड कर सके, क्योंकि क्या जो टैक्स इनकम टैक्स भी दे रहा है उसको ही सर्विस टैक्स लग रहा है। और जहाँ तक उम्मीद की जाए कि टैक्स स्लैब ना, टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए, ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि अल्टीमेटली आज भी बड़ी इकनॉमी जैसे अपनी देश है, यहाँ पे GDP टू टैक्स रेशियो अभी भी कम है कंपेयर टू द अदर लार्जर इकनॉमी। डायरेक्ट टैक्स का रेशियो भी अगर अपन OECD कंट्रीज़ के साथ देखें तो बाहर के देशों में डायरेक्ट टैक्स 65% है और 35% इनडायरेक्ट है, जबकि अपने यहाँ उल्टा है करीबन। मूव किया है नो डाउट, अगर अपन पुराने समय से देखें तो करीबन 13% अपना डायरेक्ट होता था और 87 इनडायरेक्ट, उससे काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत आगे जाने को है। तो मेरे ख्याल से दायरा बढ़ाना चाहिए। म्यूचुअल फंड रिलेटेड मैं चाहूँगा कि कुछ एडिशन होने चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप देखें तो इक्विटी में STT टैक्स लगता है एट अ स्कीम लेवल। जब फंड मैनेजर खरीद फरोख्त करता है प्रतिभूतियों का तो उसको टैक्स लगता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टर रिडेम्पशन देता है तो फिर उसे फिर से STT लगता है, इक्विटी टैक्स। तो 2 बार एक ही यूनिट पे टैक्स लगना थोड़ा ऐसा लगता है मुझे, इट्स एनोमली विच कैन बी करेक्टेड।
जी सीमन जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। तो मनी गुरु टेक स्पेशल में हम बात कर रहे हैं कि ये जो बजट सोमवार को पेश होने वाला है, इसमें सरकार को क्या कुछ खास करना चाहिए, क्या बदलाव जो इतने सालों से नहीं हुए हैं अलाउंसेस में, उनका दायरा किस तरीके से बढ़ाया जाए, उनकी जो डिडक्शंस हैं, और भी एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ ब्रेक के बाद भी बने रहेंगे। हम यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, चर्चा लगातार। ये देखते रहिए मनी गुरु टेक स्पेशल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी गुरु टेक स्पेशल। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि बजट 2016 से आखिरकार एक आम आदमी को क्या उम्मीदें हैं, उसके लिए क्या कुछ खास प्रोविजंस करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये भी बात आती है ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस की, क्योंकि जहां हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस भी एक बड़ा इशू जरूर है। मेरा सवाल सुधीर चंद्रा जी आपसे कि ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस के लिए आपको क्या लगता है, सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें 4-5 स्टेप्स हैं। एक तो जो हमारे इनकम टैक्स के रिटर्न्स हैं, बहुत सारे 8 किस्म के हैं, ITR 1, 2, 3, 4, ये सब हटा के सिर्फ एक रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। तो जैसे हम लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं, रिटर्न को खोलते हैं, मेरी सैलरी है तो सैलरी वाला पेज खुल जाए, बिजनेस है बिजनेस वाला पेज खुल जाए, यानी एक ही रिटर्न हो, और जैसे ही मैं बोलूँ कि सैलरी बिजनेस, अपने आप खुल जाए। ये भी सोचना मेरे को नहीं पड़े कि कौन सी रिटर्न भरनी है। इसी तरह जो बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको कई किस्म की ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती हैं। तो एक ऑडिट रिपोर्ट हमने बनाई और उसको हमने सिस्टम पे डाल दिया, फीड कर दिया। तो जिस सेक्शन के लिए चाहिए, एक सेक्शन है 44 AB, उसके लिए चाहिए तो वही पेजेस उसके सामने आ जाएंगे। मैं फॉरेन, मेरी टैक्स इनकम है तो वही पेज सामने आ जाएगा। एक सिर्फ ऑडिट की रिपोर्ट होनी चाहिए। और एक और बहुत बड़ी चीज है जिससे कि सभी टैक्स पेयर, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उससे पीड़ित हैं। कि अगर मान लीजिए मैंने किसी का टैक्स काटा तो पहले मुझे वो टैक्स अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना। दूसरे, एक TDS का रिटर्न भरना पड़ता है, और TDS के रिटर्न भरने में मान लो मैंने उनका पैन नंबर गलत दे दिया या अपना TDS गलत दे दिया, तो ये जो मैं टैक्स काट रहा हूं, इसको मेरे बैंक